नमस्कार साथियों। कल अपन ने पढ़ा था कक्षा 12 की जो 12th क्लास की बुक चलती है अपने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो बुक है उसके बारे में अपन ने पढ़ा था, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि कल भूगोल जो है या ज्योग्राफी जो शब्द है इसका अर्थ अपन ने विस्तार से समझ लिया था। साथ ही अपन ने बात करी थी कि जो भूगोल है इसकी मूल रूप से दो शाखाएं होती है, एक फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल, दूसरी ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल। कल अपन ने इसकी बात कर ली थी अच्छे ढंग से। इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि भूगोल की अध्ययन पद्धतियां कौन सी होती है, जिसमें अपन ने कल बात करी थी एक तो सिस्टेमेटिक ज्योग्राफी की जिसे अपन क्रमबद्ध भूगोल भी कहते हैं, और एक करी थी अपन ने रीजनल ज्योग्राफी की जिसे अपन प्रादेशिक भूगोल भी कहते हैं। जिसमें क्रमबद्ध भूगोल का मतलब होता है कि किसी एक कारक को लेकर संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्रमबद्ध भूगोल या सिस्टेमेटिक ज्योग्राफी। या किसी एक प्रदेश को लेकर उसके सभी कारकों का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? रीजनल ज्योग्राफी या प्रादेशिक भूगोल के नाम से उसको जाना जाता है, जिसके बारे में कल अपन ने विस्तार से पढ़ा था। ये जैसे अपन ने कल पढ़ा था कि किसी एक कारक को लेकर संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में या संपूर्ण प्रदेशों के संदर्भ में जब उसका अध्ययन किया जाता है तो वो क्रमबद्ध तरीका होता है, और एक प्रदेश को लेकर सभी कारकों का जब अध्ययन किया जाता है तो वो आपका प्रादेशिक भूगोल या रीजनल ज्योग्राफी कहलाता है। इसके बाद अपन ने बात करी थी कि जो भूगोल है उसमें भूगोल, मानव भूगोल की जो अवधारणा है या मानव भूगोल जो विषय है इसकी स्थापना किस प्रकार से हुई है। आपको मैंने बताया था कि भूगोल विषय 18वीं शताब्दी से पूर्व केवल एक सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में पढ़ाया जाता था, उसके एक पार्ट के रूप में अपन इसका अध्ययन करते थे। लेकिन हम्बोल्ट व रिटर महोदय के प्रयासों से 18वीं शताब्दी के जो शुरुआती समय होता है उसमें उन्होंने भूगोल को एक विषय के रूप में स्थापित करवाया था। किसने? हम्बोल्ट महोदय व रिटर महोदय ने। इस कारण से हम्बोल्ट व रिटर महोदय को अपन ने देखा था कि आधुनिक भूगोल के पिता के नाम से भी इनको जाना जाता है। और जो कार्ल रिटर महोदय है, कौन से? कार्ल रिटर महोदय जो हैं इनको भूगोल के प्रथम प्रोफेसर होने का भी गौरव प्राप्त है। किनको? कार्ल रिटर महोदय को भूगोल के प्रथम प्रोफेसर या भूगोल के प्रथम टीचर होने का जो गौरव प्राप्त है वो किसको है? कार्ल रिटर महोदय को, जिनको बर्लिन विश्वविद्यालय जर्मनी में इनको भूगोल का प्रथम प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार से उन्होंने भूगोल विषय की स्थापना की। लेकिन अपन ने देखा कि भूगोल विषय में शुरुआती समय में केवल भौतिक कारकों पर क्या दिया गया? वेटेज दिया गया। इस वजह से इसमें मानवीय कारकों की अवहेलना होती है, जिससे भूगोल विषय की जो स्थापना है उसमें बहुत सी प्रासंगिकता या जो उसका महत्व होता है वो क्या होने लग जाता है? कम होने लग जाता है। इस कारण से इस द हम्बोल्ट व रिटर महोदय ने अपने अंतिम समय में इसमें मानव को महत्व देते हुए भूगोल में एक नई शाखा को जन्म दिया, जिसको अपन क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। मतलब भौतिक कारकों पर आवश्यकता से अधिक वेटेज देने या आवश्यकता से अधिक भारण देने के परिणाम स्वरूप इस पर मानव भूगोल की क्या होती है? स्थापना होती है। ये चीज अपन ने पढ़ी थी और अपन ने अध्ययन किया था कि मानव जो भूगोल है उसमें प्राकृतिक और मानवीय दोनों के अंतर संबंधों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अब बात करिए अपन ने आगे कि मानव भूगोल की ये कुछ मूल परिभाषाएं हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है कि रेटजेल महोदय ने कौन सी परिभाषा दी है, या इनमें से कोई परिभाषा देके आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी परिभाषा किस विद्वान ने दी है।
तो वो चीज आपको कंफर्म होना चाहिए। तो कल अपन ने बात करी थी कि जैसे रेडजोल महोदय ने बताया था कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच पाए जाने वाले संबंधों का क्या है, संश्लेषित अध्ययन है। मतलब इसमें भी रेडजोल महोदय ने क्या बताया है कि मानव भूगोल में मानव और धरातल अर्थात प्रकृति के बीच के संबंधों को क्या दिया गया है, महत्व दिया गया। इसी प्रकार से अपन ने बात करी थी एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का क्या है, अध्ययन है। ये परिभाषा किसकी है, एलन चर्चिल सैंपल की। तो आपको देखो इन चीजों को समझना है, समझने के बाद और आपको इनको याद करना है। आपको रटना नहीं है चीजों को, आपको समझना है। रटी हुई चीजें जब प्रेशर होता है दिमाग पे तो अपने माइंड से चीजें गायब हो जाती है, लेकिन आपकी चीजें समझी हुई है तो आप उन चीजों को ज्यादा स्थायी रख पाते हैं। समझ में आई? मतलब आपको समझना है कि एलन चर्चिल सैंपल ने क्या बात कही है कि इस द क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का क्या है, अध्ययन ही मानव भूगोल है। इसमें क्या बात कहना चाह रही है कि पृथ्वी क्या है, अस्थिर है, अर्थात उसमें स्थिरता नहीं पाई जाती, अर्थात वो क्या नहीं है, स्थिर नहीं है, उसमें भी कई सारे परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कहीं पर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं तो कहीं पर भूकंपीय घटनाएं घटित हो रही है। तो धरातल पर कई प्रकार के अपने को परिवर्तन जो दिखाई देते हैं, इसकी वजह से पृथ्वी क्या है, अस्थिर है। इसी प्रकार से कल मैंने आपको बताया था कि मानव भी क्या है, अपने प्रारंभिक समय से लेकर वर्तमान तक अपने ज्ञान, बुद्धि और तर्क के बल पर अपने आप में क्या करता आया है, परिवर्तन करता आया है। आज अपन आदि मानव को देखें और आज के विकसित मानव को देखें तो आप देखेंगे कि दोनों में रात दिन का अंतर पाया जाता है। ये किसके बल पे है, केवल क्रियाशीलता के बल पे। मानव ने नित्य नए क्या किए, प्रयोग किए, और इन प्रयोगों के बल पे ही आज मानव आदि मानव से अपन विश्व में के कई महत्वपूर्ण कार्यों को कर रहे हैं। तो ये मानव की क्या है, क्रियाशीलता है। और इन दोनों के वजह से मानवीय संबंधों पर या प्रकृति पर या अपन कहें कि अपने संपूर्ण वातावरण पर क्या प्रभाव हो रहा है, इनका अध्ययन ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। तो आपको चीजों को समझना है, रटना नहीं है। रटी हुई चीजें मैंने आपको बताई है कि प्रेशर होने पर वो दिमाग से गायब हो जाती है, लेकिन आपने चीजों को समझा है, माइंड में उनको सेट किया है, तो आपको चीजें बहुत ज्यादा स्थायी रहेगी। इसी प्रकार से विडाल डीला ब्लास ने भी मानव भूगोल को पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के बीच के संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना को ही मानव भूगोल कहा है। अब देखो परिभाषाएं ये 3 हैं आपकी बुक में, इनसे बाहर आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, पूछा केवल बुक में से ही जाएगा। तो इन 3 परिभाषाओं से आपके कोई ना कोई एक परिभाषा आपको अवश्य दी जाएगी। तो उस परिभाषा के बारे में आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सी परिभाषा किस विद्वान ने दी है और किस विद्वान ने कौन सी परिभाषा दी है। जैसे एलन चर्चिल सैंपल, जैसे आपके एग्जाम में पूछा गया कि क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है, निम्न में से परिभाषा किसने दी है। तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये परिभाषा एलन चर्चिल सैंपल ने दी है, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसी प्रकार से मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन किसने दी है, फ्रेडरिक रेडजेल महोदय ने। कल मैंने आपको बताया था कि फ्रेडरिक रेडजेल महोदय ने मानव भूगोल की स्थापना में महत्वपूर्ण क्या दिया था, योगदान दिया था। इस कारण से रेडजेल महोदय को ह्यूमन ज्योग्राफी का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। बोर्ड एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि मानव भूगोल के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो कौन हो गए वो,
रेटजेल महोदय। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करें आगे अपन, अब आती है मानव भूगोल की प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है उसमें कौन सी चीजों को समाहित किया गया, उसका नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उनमें कौन कौन सी चीजों को समाहित किया गया। तो बात करें अपन मानव भूगोल की प्रकृति की, तो पहली चीज मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा किया जाता है। लाइन को समझें आप कि मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण प्रकृति हो गई आपकी, उसके बाद में कह रहा है मानव जनित, मानव के द्वारा सामाजिक वातावरण निर्मित किया गया और सांस्कृतिक वातावरण निर्मित किया गया के अंतर संबंधों का इस द प्रकृति, या अपन कहें कि भौतिक पर्यावरण, और इधर है आपके मानवीय संबंध। मानव अर्थात मानव ने जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक पर्यावरण निर्मित किया है, इन दोनों के बीच में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। अर्थात मानव ने प्रकृति को किस प्रकार से प्रभावित किया है और प्रकृति ने मानव को किस प्रकार से प्रभावित किया, इनके अंतर संबंधों का जो अध्ययन है उनको ही अपन क्या कहते हैं, मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। अर्थात इन दोनों के अंतर संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल की क्या है, प्रकृति है। जिससे कि आपको मैंने बताया कि जैसे मानव आधुनिक समय में अपनी भौतिकतावादी संस्कृति की वजह से प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध तरीके से क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। जैसे कि फर्नीचर की व्यवस्था के लिए उसने अंधाधुंध मात्रा में वृक्षों को काटना शुरू कर दिया, साथ ही उसने परिवहन के साधनों का विकास किया जिससे बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। और यही मानव की इसी क्रिया के कारण से आज अपनी संपूर्ण विश्व में ग्लोबल वार्मिंग की एक समस्या उत्पन्न हो गई है। क्या हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब भूमंडलीय तापन, अर्थात पृथ्वी पर अपनी एक निश्चित क्रिया होती है, अर्थात अपन पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर CO2 की जो मात्रा है इसकी एक निश्चित मात्रा अपने धरातल पर या अपने वायुमंडल में होना बहुत आवश्यक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जो CO2 है ये अपने सूर्य के प्रकाश को या ताप को आने तो देती है अंदर, लेकिन इसको वापस बाहर नहीं जाने देती है। इसकी वजह से ही अपनी पृथ्वी, आपको पता है कि पृथ्वी दो प्रकार से जिस तरीके से ताप को ग्रहण करती है उसी तरीके से ताप को वापस लौटाती भी है, जिसे अपन क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण। उष्मा बजट का आपने नाम सुना होगा, 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था उष्मा बजट, कि इसमें पृथ्वी 100 गुना जैसे ताप ग्रहण करती है तो 100 गुना ही वापस कहां लौटा देती है, अंतरिक्ष में लौटा देती है। ये चीज अपन ने पढ़ी थी किसमें, उष्मा बजट में। तो अब आप देखें कि पृथ्वी दिन के समय 100 गुना ताप ग्रहण करती है तो रात के समय इस 100 गुना को वापस क्या कर देती है, अंतरिक्ष में विकिरित कर देती है। अब आप देखें कि अगर CO2 की अपने जो मात्रा है वो कितनी है, कितनी है CO2 की मात्रा, अपनी पृथ्वी पर CO2 की जो मात्रा है वो लगभग 0.08% के लगभग है। कितनी है, 0.08% के लगभग अपने CO2 की मात्रा है। अगर ये मात्रा नहीं हो, मतलब ये मात्रा जो है ये अपने वायुमंडल में पृथ्वी को गर्म रखने के लिए जितने ताप की अपने को आवश्यकता होती है उतने ताप को ये रोक के रखती है। अगर इसकी मात्रा बढ़ा दी जाए
जो निश्चित मात्रा अपने वायुमंडल में CO2 की पाई जाती है, मात्रा बढ़ने पर ये क्या करेगा, जितना अपने को ताप पृथ्वी को गर्म रखने के लिए चाहिए उससे ज्यादा ताप को क्या करेगा, ये रोकेगा। अब जैसे कि नॉर्मली जैसे अपन मान लेते हैं जैसे कि 2% अपने CO2 की मात्रा है, कितनी है, 2% CO2 की मात्रा है, जो लगभग 5% ताप को क्या करती है, रोकती है। किसको क्या रोक रही है, 2% CO2 की मात्रा जो अपने वायुमंडल में निश्चित मात्रा में पाई जानी चाहिए वास्तविकता में, वो 5% ताप को रोक रही है। और ये 5% जो ताप है वो अपनी पृथ्वी को गर्म रखने के लिए क्या माना जाता है, पर्याप्त माना जाता है। अगर इस 2% की जगह अगर CO2 की मात्रा 3% हो जाए या 4% हो जाए तो यहां पर मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 5 से ये बढ़कर जैसे 10% हो गई, तो ये 5% क्या है, एक्स्ट्रा है। क्या अपने को एक्स्ट्रा जो चीज होती है वो फायदेमंद होती है, नुकसान होती है? एक्स्ट्रा चीज हमेशा क्या करती है, नुकसान करती है। आप देखें कि अगर 5% की ही अपने को आवश्यकता है, जैसे कि आपका पेट 3 रोटी में भर सकता है, ठीक है, और आपके पास 6 रोटी है। आपका पेट कितने में भर सकता है, 3 रोटी में भर सकता है, और आपके पास 6 रोटी पड़ी है और आप 6 की 6 ही खा जाओगे, तो आपके स्वास्थ्य पर असर होगा कि नहीं होगा? स्वास्थ्य पे असर वाजिब सी बात है, स्वास्थ्य पर असर होना है। आपका स्वास्थ्य वो नहीं रहेगा जो वास्तविकता में होना चाहिए। आपका पेट भी गड़बड़ हो सकता है, आपके स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। तो एक्स्ट्रा जो चीज होती है, अब जो 10% अपने पास CO2 की जो मात्रा है वो अधिक ताप को रोक रही है। अब अपने वायुमंडल को मात्र 5% की आवश्यकता है, 10% रुक रहा है, तो ताप क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और आपको पता है इस बार बहुत ज्यादा गर्मी का अपने को सामना करना पड़ा है, लगभग 50 डिग्री तक अपने टेम्परेचर पहुंच गए। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो ये क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसका मूल प्रभाव क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। तो अब मानव ने प्रकृति को प्रभावित किया, अर्थात प्रकृति के अनुसार तो ये जो 5% मात्रा है यही अपनी प्रकृति के लिए अनुकूल है, लेकिन मानव ने अपनी भौतिकवादी संस्कृति के चलते इसकी मात्रा को क्या कर दिया, 10% तक कर दिया। तो ये जो 5% एक्स्ट्रा हुई है, ये 5% एक्स्ट्रा को अपन क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस बार आपने देखा कि जितना ज्यादा ताप हुआ, जितनी ज्यादा गर्मी पड़ी, उतना ही ज्यादा क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ, और उतनी ही ज्यादा अपने को क्या देखने को मिली है, बारिश देखने को मिली। इस बार आपने देखा कि राजस्थान में औसत से 27% अधिक क्या हुई है, बारिश हुई है। तो ये सब किसका प्रभाव है, ताप का ही प्रभाव है। इसी प्रकार से अधिक ताप होने से जो बर्फ के ग्लेशियर हैं वो भी सारे क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। कई रिपोर्ट या सर्वे में दावा किया गया है कि निचले क्षेत्रों में जो द्वीपीय क्षेत्र है या जो तटीय क्षेत्र है उनके डूबने की संभावनाएं क्या हो चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि सारी बर्फ पिघल कर कहां पहुंचेगी, समुद्र में पहुंचेगी, और समुद्र का जल स्तर जब बढ़ेगा तो तटीय क्षेत्र जो द्वीपीय क्षेत्र है वो क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो इस तरीके से प्रकृति को किसने प्रभावित किया, मानव ने प्रभावित किया। तो आप देखें कि प्रकृति को जब मानव प्रभावित करता है या उसको जीतने का प्रयास करता है तो प्रकृति भी उसी तरीके से मानव को क्या करती है, प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि जितना अपन भौतिकवादी संस्कृति में जाते हैं या अपने शरीर को जितना अपन आरामदायक बनाने का प्रयास करते हैं, अपने शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम भी उतना ही क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जैसे कि जितना ज्यादा अपन एसी में रहेंगे अपना इम्यूनिटी सिस्टम उतना ही क्या होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, और अपन कई तरह की बीमारियों के क्या हो जाएंगे, शिकार हो जाएंगे। तो इस तरीके से प्रकृति अपनी तरीके से मानव को प्रभावित करती है, मानव अपनी तरीके से प्रकृति को प्रभावित करता है। लेकिन इन दोनों के परिणाम स्वरूप क्या रिजल्ट निकल रहा है, क्या परिणाम निकल रहे हैं, इसका अध्ययन ही मानव भूगोल की प्रकृति में किया जाता है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की।
नेक्स्ट पॉइंट है कि मानव भूगोल के अंतर्गत अन्य सामाजिक विज्ञानों के विषयों का समावेश करके भौगोलिक कारकों के संदर्भ में इनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब केवल भूगोल में भूगोल को ही थोड़ी पढ़ा जाता है, सामाजिक विज्ञान का अन्य विषय जैसे इतिहास को भूगोल से जोड़कर जब पढ़ा जाता है तो उसे ऐतिहासिक भूगोल के नाम से जाना जाता है। समाज शास्त्र को जब भूगोल से जोड़ा जाता है तो सामाजिक भूगोल का विकास होता है, सांस्कृतिक भूगोल का विकास होता है। अर्थशास्त्र को जब भूगोल से जोड़ा जाता है तो आर्थिक भूगोल का विकास होता है। इस प्रकार से जब सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों को भूगोलिक कारकों के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है तो इससे भूगोल की नई नई शाखाओं का क्या होता है, विकास होता है। और देखो, कोई भी विषय अकेला नहीं पढ़ा जा सकता है। इस तरह हेरोडोटस महोदय जो महान यूनानी विद्वान हुए हैं, जिन्हें अपन इतिहास के पिता के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने कहा था कि इतिहास का अध्ययन भूगोल के साथ में किया जाना चाहिए और भूगोल का अध्ययन इतिहास के साथ में किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों का संबंध क्या है, अटूट संबंध। जैसे कि मैंने इतिहास में पढ़ाया जाता है कलिंग का युद्ध। अब कलिंग कहां पर है ये चीज कौन बताएगा आपको, भूगोल बताएगा। लोकेशंस कौन बताएंगे आपको, भूगोल बताएगा। हल्दी घाटी का युद्ध आप इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन कहां लड़ा गया, इसकी लोकेशन क्या है, वो आपको कौन बताएगा, भूगोल बताएगा। समझ में आ रही है? अर्थशास्त्र में मानवीय आर्थिक क्रियाएं, कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं होती है आप इस अर्थशास्त्र में अध्ययन करेंगे, लेकिन ये आर्थिक क्रियाएं कौन से क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया हो रही है ये कौन बताएगा आपको, भूगोल बताएगा। तो भूगोल जो है इसका जो अध्ययन है वो एक सभी विषयों के साथ समाकलन विषय के रूप में इसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अतः सभी विषयों को समाविष्ट करते हुए जो अध्ययन होता है वो इस समाकलन अध्ययन के रूप में जाना जाता है। बात करें आगे अपन कि मानव भूगोल में प्रकृति व मानव के बीच के अंतर संबंधों की क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है कि प्रकृति और मानव के बीच में अंतर संबंध जो हो रहे हैं उनका क्या अध्ययन है, उनके अध्ययन की व्याख्या करना ही मानव भूगोल की क्या है, प्रकृति मानी जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जो आपको पता होनी चाहिए। प्रश्न आपका ये बन सकता है कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। तो पहली चीज तो इसमें भौतिक पर्यावरण और मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। दूसरी यह है कि मानव भूगोल जो है उसका अध्ययन सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों के साथ जोड़कर किया जाता है। और तीसरी है कि मानव भूगोल में प्रकृति और मानव के बीच के अंतर संबंधों की क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। बात करें आगे, अब भौतिक पर्यावरण के तत्व कौन से होते हैं और मानवीय जगत के तत्व कौन से होते हैं, ये प्रश्न आपसे बन सकता है बोर्ड क्लास में कि भौतिक पर्यावरण के तत्वों के नाम लिखिए और मानवीय क्रियाओं के तत्वों के नाम लिखिए। तो भौतिक पर्यावरण के तत्व कौन से हैं, जैसे कि भू आकृतियां, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, नदियां, ये सब क्या है, भू आकृतियां। इसी प्रकार से मृदाएं, वनस्पति, जलवायु, जल, सागरीय भाग, प्राणी जात व वनस्पति जात, ये सभी क्या है, अपने भौतिक पर्यावरण के तत्व अर्थात प्रकृति द्वारा निर्मित तत्व। प्रकृति ने भू आकृतियां बनाई है, प्रकृति ने ही मृदाएं बनाई है, प्रकृति ने ही वनस्पति बनाई है, प्रकृति ने ही जलवायु बनाई है, जल बनाया है, प्राणी बनाए और वनस्पति बनाई है। क्या मानव का इसमें योगदान रहा, क्या नहीं। मानव ने अपनी जो क्रियाएं की है या मानव ने अपनी क्रियाओं के द्वारा जिन तत्वों का विकास किया है उसे मानवीय तत्वों के नाम से जाना जाता है। जैसे कि कृषि, क्या कृषि प्रकृति की देन है, क्या कृषि किसने विकसित की, मानव ने। इसी प्रकार से खनन, किसी भी तत्व को खोदकर निकालना,
जिसकी कुछ निश्चित रासायनिक संरचना या भौतिक संगठन होता है, उसे अपन खनन के नाम से जानते हैं। जैसे गांव, शहर, उद्योग, परिवहन, व्यापार, संचार, ये जो सभी तत्व हैं, इन सभी तत्वों का विकास किसने किया है? मानव ने किया। जैसे गांव किसने बसाए? मानव ने। शहर मानव ने। कृषि का विकास मानव ने। परिवहन, संचार, उद्योग, ये जो सभी चीजें हैं वो किसके द्वारा विकसित की गई? मानव के द्वारा। अब बात करें इस द मानव भूगोल की विचारधाराएं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दे लें। मानव भूगोल की विचारधाराएं। मानव भूगोल की विचारधाराएं। अब बात करें मानव भूगोल की विचारधाराओं की, तो विचारधाराओं का मतलब है कि मानव भूगोल का अध्ययन, अपन देख रहे हैं कि मानव भूगोल में दो तत्वों का अध्ययन किया जा रहा है, एक है प्रकृति और दूसरा है मानव। इन दोनों के बीच के अंतर संबंधों का ही अपन क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो यही विचारधाराएं, जैसे कि अपनी अपनी विचारधाराएं होती है, जैसे कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, भाजपा की अपनी विचारधारा, हर एक दल की अपनी क्या होती है? विचारधारा होती है। इसी प्रकार से मानव भूगोल विषय की भी कई विचारधाराएं होती है, जिसके तहत इस विषय को क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। और अब मूल रूप से देखो कि मानव भूगोल में दो तत्व मूल होते हैं, एक है प्रकृति और दूसरा है मानव। ये दो मूल तत्व हैं, प्रकृति और मानव। इन दोनों के अंतर संबंधों को अपने को क्या करना है? अध्ययन करना है। तो अब आप देखें कि प्रकृति और मानव, इन दोनों तत्वों के आधार पे अपने को मानव भूगोल का क्या करना है? अध्ययन करना है। अब एक विचारधारा है जो प्रकृति को ज्यादा महत्व देती है, मानव को कम महत्व देती है। कोई विचारधारा है जो मानव को ज्यादा महत्व देती है, प्रकृति को कम महत्व देती है। एक विचारधारा है जो दोनों को समान महत्व देती है, कि किसी भी क्षेत्र का विकास न तो प्रकृति के बिना हो सकता है, न मानव के बिना हो सकता है। एक विचारधारा है जो मानव के व्यवहार को महत्व देती है। किसको? मानव के व्यवहार को। एक विचारधारा है जो मानव के कल्याण को क्या देती है? महत्व देती है। तो अलग अलग तरीके से जब इसका अध्ययन किया जाता है तो वो क्या बनती है? मानव भूगोल की विचारधारा है। बताया मैंने आपको कि मानव भूगोल में एक विचारधारा में प्रकृति को महत्व दिया जा रहा है, तो दूसरी में मानव को महत्व दिया जा रहा है, तीसरी में दोनों को समान महत्व दिया जा रहा है। इस तरीके से भूगोल, मानव भूगोल में कई विचारधाराओं का क्या होता है? विकास होता है। अब देखो, अध्ययन तो केवल दो ही चीजें हैं अपने पास में, एक है प्रकृति और दूसरा है मानव। इन दो का ही क्या करना है? आपको अध्ययन करना है। अब देखो, सामान्य रूप से इनकी स्थिति जो होती है वो मैंने आपको बताया भी कि इस द प्रकृति और मानव के, जैसे अपन बात करें कि पत्नी और पति, ये दो तत्व होते हैं। इसके द्वारा आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि जैसे पत्नी वाले जो हैं, अगर अपने को किसी पत्नी और पति के अंतर संबंधों के अध्ययन के बारे में कहा जाए कि आप इनके संबंधों का अध्ययन करिए, तो सबकी विचारधाराएं क्या रहेगी? अलग रहेगी। जैसे कि पति और पत्नी में किसी प्रकार की अनबन है, तो जो पत्नी है इसके पीहर वाले, किसके? पत्नी के पीहर वाले किसका पक्ष लेंगे? पत्नी का, कि नहीं भाई साहब, मां की लड़की तो बहुत अच्छी है, आपके लड़के में ही किसी प्रकार की कोई कमी रही होगी। तो इन्होंने पर्टिकुलर पत्नी का क्या लिया? पक्ष लिया। तो एक विचारधारा ये हो गई। दूसरे, पति के जो घर वाले हैं वो इसका पक्ष लेंगे, पति का, अपने लड़के का पक्ष लेंगे। सीधी सी बात है कि हमारा लड़का तो अच्छा है, आपकी लड़की में ही कोई कमी रही होगी।
जबकि कुछ निष्पक्ष लोग होते हैं जिनको कहा जाए कि आप बताइए इनका क्या है, तो वो कहते हैं कि दोनों क्या हैं, बराबर हैं, दोनों का क्या है, समान महत्व है, न तो ये कम है नहीं ये ज्यादा है। अगर किसी भी घर को विकसित करना है, किसी भी परिवार को विकसित करना है, तो पति और पत्नी दोनों को क्या करना पड़ेगा, समान महत्व देना होगा। तो इस तरीके से जो पत्नी को या प्रकृति को महत्व दे रहे हैं, अर्थात पत्नी को महत्व देने की जो विचारधारा है उसको अपन प्रकृति के साथ जोड़ते हैं, तो प्रकृति को महत्व देने वाली विचारधारा लेकिन मानव को उसके मुकाबले क्या दे रही है, कम महत्व दे रही है, उस विचारधारा को नव निश्चयवाद के नाम से उसको जाना जाता है। किस नाम से, निश्चयवाद, या अपन कहें कि इसको प्रकृतिवाद के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा में किसको महत्व दिया जा रहा है, प्रकृति को महत्व दिया जा रहा है, मानव को कम महत्व दिया जा रहा है। एक विचारधारा है जिसमें पति या अपन कहें कि मानव को महत्व दिया जा रहा है, प्रकृति को उसके मुकाबले कम महत्व दिया जाता है। इस विचारधारा को अपन किस नाम से, संभववाद के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में पॉसिबिलिज्म के नाम से जाना जाता है। एक विचारधारा है जो प्रकृति और मानव दोनों को क्या दे रही है, समान महत्व दे रही है, उस विचारधारा को नव निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। ये तीन मूलभूत परिभाषाएं हैं किसके अध्ययन की, मानव भूगोल के अध्ययन की। समझ में आई क्या, इस द प्रकृति को अधिक महत्व देने वाली, मानव को कम महत्व देने वाली विचारधारा प्रकृतिवाद या निश्चयवाद, मानव को अधिक महत्व देने वाली, प्रकृति को कम महत्व देने वाली विचारधारा संभववाद, और दोनों को समान महत्व देने वाली विचारधारा नवनिश्चयवाद। समझे, प्रश्न आपका यहीं से ही बनेगा कि इस द निश्चयवाद क्या होता है, या प्रकृतिवाद क्या होता है, या वातावरणवाद क्या होता है। वातावरणवाद मतलब वातावरण को अधिक महत्व दिया जा रहा है, मानव को कम महत्व दिया जा रहा है। प्रकृतिवाद, प्रकृति को अधिक महत्व दिया जा रहा है। अब प्रकृति है, वातावरण है, आपकी निश्चयवाद है, ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई है, प्रकृति से। प्रकृतिवादी कहते हैं या निश्चयवादी कहते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ होती है, मानव उसके सामने कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति ही मानव के रहन सहन, खान पान, आचार विचार सबको क्या करती है, निश्चित करती है, नियत करती है। इस कारण से इस विचारधारा को निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। जैसे कि वो तर्क देते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की टांगे अपने आप ही क्या होती है, मजबूत होती है। क्यों, उनकी टांगों को मजबूत किसने बनाया है, प्रकृति ने, क्योंकि उनको पहाड़ पर लगातार चढ़ना होता है, तो पहाड़ पर चढ़ने के लिए किसकी जरूरत होती है, टांगों की ज्यादा जरूरत होती है। इसी प्रकार से तटीय इलाकों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके शोल्डर्स या जो कंधे होते हैं वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। क्यों, क्योंकि उनको जीविकोपार्जन के लिए समुद्र में तैरना पड़ता है, जिसकी वजह से ज्यादा काम क्या आते हैं, अपने शोल्डर्स काम में आते हैं, तो उनके कंधे क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। इसी प्रकार से संभववादी विचारधारा वाले लोग कहते हैं कि मानव ने अपने ज्ञान, तर्क शक्ति, बुद्धि के बल पे प्रकृति में कई सारे क्या किए हैं, परिवर्तन किए, प्रकृति को अपने अनुसार ढालने का क्या किया है, प्रयास किया। तो ये मानव के बुद्धि, ज्ञान और तर्क क्षमता को क्या देते हैं, अधिक महत्व देते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि आज मानव ने अपनी बुद्धि ज्ञान के बल पर अधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में भी क्या कर दिया, एसी का विकास करके ठंड का माहौल बना दिया, और अधिक ठंड वाले क्षेत्रों में भी हीटर लगा के क्या बना दिया, गर्मी का माहौल बना दिया। ये किसने किया है, मानव ने। तो बड़ा कौन हुआ, मानव। ये विचारधारा कौन सी है, संभववादी विचारधारा।
जबकि नव निश्चयवाद कहता है कि न मानव बड़ा है न प्रकृति बड़ी है, दोनों क्या है, समान है। किसी भी क्षेत्र का जो विकास होना है वो केवल दोनों के सहयोग से ही क्या हो सकता है, संभव हो सकता है। तो इस तरीके से ये मानव भूगोल की विचारधाराएं हैं जिनके बारे में कल अपन डिटेल से बात करेंगे कि मानव भूगोल की इन्हीं विचारधाराओं से आपका प्रश्न बनता है। मानव भूगोल जो चैप्टर है उसमें से जो अपन प्रकृति वाला जो चैप्टर है, फर्स्ट जो चैप्टर है, उसमें से अधिकांश क्वेश्चन बनने की जो संभावनाएं हैं वो पहला क्वेश्चन बनता है कि मानव भूगोल की जो परिभाषाएं हैं उनमें से पूछने की 100% संभावनाएं होती है। दूसरा, मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। तीसरा क्वेश्चन, मानव भूगोल के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। और चौथा क्वेश्चन बनता है निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद में से। इनके बारे में से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संभववाद क्या होता है, या निश्चयवाद क्या होता है, या नव निश्चयवाद क्या होता है। इनके बारे में डिटेल्स जो बात करेंगे अपन वो कल इसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।